स्वर हमने कंप्लीट करा दिया ना बच्चों। अब हम पढ़ाते हैं व्यंजन। व्यंजन व्यंजन जैसा कि आप डिफिनेशन के माध्यम से ही जानते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन क से ज्ञ तक सभी व्यंजन होते हैं। कहाँ से कहाँ तक बेटा? क से ज्ञ तक सभी व्यंजन हैं, और क से ज्ञ तक सभी में बेटा स्वर मिले हुए हैं, स्वर इंक्लूड हैं। व्यंजन की डिफिनेशन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये डिफिनेशन? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कभी भी सिंपल ढंग से नहीं बोले जाते। जैसे स्वर बोला जाता है ना बिना किसी सहायता से, वैसे व्यंजन जैसे आप क ही बोलते हैं, क, इसमें स्वर मिक्स है, क प्लस अ, क के नीचे यहाँ हलंत लगाया जाता है, ये है शुद्ध व्यंजन। अगर हम कहते हैं तो ये, अगर हम इसमें से स्वर निकाल देते हैं तो ये होता है व्यंजन। व्यंजन तो ये शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि क जब हम लिखेंगे तो क को आधा लिखेंगे। इसको पूरा करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। आप अपनी बुक में देखिए, वहाँ पे हर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी में देखिए हर व्यंजन के नीचे ये हलंत लगा हुआ है ना। एक बार आप उसको बुक सामने रखिए और उसको देख लीजिए। इसीलिए इसकी एक डिफिनेशन तो ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। और इसको हम दूसरे तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से टकरा कर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ बताया। इसका सिंपल सा मतलब है कि हर व्यंजन में स्वर मिक्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के भेद हम ये जानेंगे बेटा कि व्यंजन, अभी तो हमने जाना कि स्वर के कितने भेद होते हैं, अब जानेंगे हम व्यंजन के कितने भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जैसा कि किसी भी चीज़ के, जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न मतलब कि अगर कोई चीज़ नीचे गिरती है तो ये आपको पता होता है साइंस में कि धरती में ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। सेम कंडीशन जब हमारे ऋषि मुनियों ने बताया व्यंजन के बारे में, तो इन लोगों ने बताया कि जो हमारे उच्चारण में जो शब्द, जो वर्ण निकलते हैं, वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने, जिन्होंने, जितने भी विद्वानों ने था, वो उन्होंने जिस जिह्वा हमारी, जो हमारी जीभ है, वो मुख के जिस भी भाग को स्पर्श करके निकलती है, जो भी वर्ण निकलते हैं उसको उसका नाम दे दिया गया। ये 5 व्यंजन के भेद कितने होते हैं बेटा? व्यंजन के 5 भेद होते हैं। हम आपको ये पांचों के बारे में पहले बता देते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि जीभ हमारे मुख के कौन से हिस्से को टच करके वो वर्ण निकल रहा है, पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ के व्यंजन का मतलब होता है कि जब जो वर्ण अंदर से आवाज आती है, वो किसी को स्पर्श तो नहीं करता, लेकिन हमारी कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अंदर से आते हैं, उसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसको हम एक एक करके बेटा हम आपको डिफाइन करते चलेंगे। तीसरा है
ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है कि जब हम वो वर्ण जिनको बोलने में, जब आप मुख के सामने हाथ करके देखिए, जब ये वर्ण हम बोलते हैं तो एक गर्मी का एहसास होता है, गर्म हवा सी मुख से निकलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ऊष्म व्यंजन। इसका क्या नाम रखा गया बेटा? ऊष्म व्यंजन। और चौथा आपका है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जब हम दो व्यंजनों को एक साथ इकट्ठा करके बोलते हैं तो वो व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। अब कौन कौन से हैं ये हम आपको जब ये संयुक्त व्यंजन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और पांचवा व्यंजन कौन सा है बेटा? पांचवा व्यंजन है नव विकसित व्यंजन। नव विकसित व्यंजन, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हमारे वर्णमाला में नए आए होते हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया है नव विकसित व्यंजन। अब सबसे पहले हम बेटा शुरू करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जीभ हमारे मुख के जिस हिस्से को टच करके निकलती है, जो वर्ण निकलते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5-5 के होते हैं। आप गिन लीजिए, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये टोटल 5-5 होते हैं, इनका टोटल हो जाता है 25 वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसमें क से म तक ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आपको बता दें कि क वर्ग किस व्यंजन में आता है, मतलब ये जीभ के कौन से हिस्से को टच करके निकलता है, कौन से भाग को छूते हुए निकलता है। आप सब सामने बैठे हैं बेटा, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा आप बोल के देखिए, क ख ग घ अंग, बोल के देखिए बेटा। इसको हम कहते हैं कंठव्य। आप बोलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि आवाज गले से निकल रही है, सीधे गले से, क ख ग। जीभ किसी भी जगह को स्पर्श नहीं कर रही है, इसलिए इसको कहा गया है कंठ। कंठव्य व्यंजन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आप बोल के भी इसको देख सकते हैं बेटा, प्रैक्टिकल आप घर बैठे भी कर सकते हैं। च छ ज झ इया, च छ, ये सब जब आप बोलते हैं च छ ज झ इया, इसको हम तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तालव्य। जरा आप बोलिए और बोल के देखिए कि जीभ किस हिस्से को टच कर रही है। तालव्य है च छ ज झ, च छ ज झ। क्लियर ना बेटा? बोल के आप खुद भी प्रैक्टिस करते चलिए। ट ठ ड ढ अण, ट वर्ग किस में आता है? ये आता है मूर्धन्य कहते हैं इसको, मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है मूर्धा। मूर्धा मतलब कि जब आपके जीभ का अगला हिस्सा, आप बोल के देखिए आपको क्या प्रतीत हो रहा है। जीभ का अगला हिस्सा मुड़ के ऊपर जाता है, ट ठ। बोल के देखिए बेटा, ट ठ ड ढ अण। आपके जीभ का पहला हिस्सा मुड़कर ऊपर तालु को टच करता है, इसलिए इसे कहा गया है मूर्धन्य। ये वर्ग बिना जीभ ऊपर मुड़ के ऊपर गए आप इस वर्ग को नहीं बोल सकते, इसलिए लोगों ने इसका नाम दिया मूर्धन्य। ठीक है, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य। अब हम आते हैं त थ द ध, त थ द ध न। ये कौन से वर्ग में आएगा? आप बोल के देखिए। आपकी जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श कर रही है। किसको स्पर्श कर रही है बेटा? दांतों को, तो इसको कहा जाता है दंत्य। दंत्य वर्ग में इसको रखा गया है। दंतव्य भी बोलते हैं, दंत्य भी बोलते हैं।
क्योंकि ये दांत को टच कर रही है। आप जीभ बोल के देखिए जरा, त थ, जीभ देखिए दांत को टच करके ही ये वर्ण निकल रहा है, बिना टच किए त वर्ग आप नहीं बोल पाएंगे। श्योर ना बेटा? एक बार आप कोशिश करके इसको देख लीजिए। और लास्ट में आता है प। बोलिए जरा, प, फ, ब, भ, म। आपके दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, बिना मिले आप प वर्ग नहीं बोल सकते, इसीलिए कहा जाता है इसको ओष्ठव्य। ओष्ठव्य, ठीक है, ओष्ठव्य। 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन पांचों को नाम दिया गया कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। क्लियर बेटा? ये क्लियर हो गया। अब ये 5 क्लियर हो गए आपको। कहाँ से? 25 वर्ग, 25 वर्ण क्लियर हो गए जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं और स्पर्श व्यंजन में भी अलग अलग वर्ग में आते हैं। ठीक है बेटा, अब हम अगला पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा व्यंजन था? आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया। स्पर्श व्यंजन की डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्लियर हो गया स्पर्श व्यंजन बेटा? इसकी डिफिनेशन अभी हम आपको फिर एक बार समझा देंगे। ये तो पहला था। दूसरा क्या है? दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है कि वो व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ क्या करती है? मुख से किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, मतलब जीभ किसी ऐसे भाग को टच नहीं करती। किसी भी य, र, ल, व अलग अलग है। ये शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, आप बोल के देख सकते हैं। य, र, ल और व, ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनको जीभ फिक्स रूप से किसी जगह को स्पर्श नहीं करती। ये कितने हैं संख्या में? ये संख्या में 4 है। ठीक है, 25 और 4 कितने हो गए बेटा? 29। इसकी डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को टच स्पर्श नहीं करती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जैसा कि मैंने अभी बताया, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब हीट, गर्मी, मतलब कि जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं ये वही व्यंजन होंगे जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से एक गर्मी सी निकलती होगी। ठीक है, उन्हें ही ना ऊष्म व्यंजन कहा गया है। ऊष्म मतलब गर्मी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। आप खुद कोशिश करके सामने देख सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए लैब की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है बेटा, आप देख सकते हैं। श, खटकोड़ वाला ह, स और ह, ये ऐसे व्यंजन हैं बेटा जिसको बोलने पे आप अपने मुख के सामने हथेली ऐसे करिए और बोल के देखिए तो पता चलता है कि ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जिनको बोलने पे मुख से ऊष्मा, गर्मी सी निकलती है। ये कितने हैं पूरे? ये पूरे 4 हैं। क्लियर हो गया बेटा? मैंने यहाँ पे बताया है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चौथा क्या है? संयुक्त व्यंजन। चौथा क्या है बेटा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जब 2 व्यंजन, जैसा कि आपको पता है कि व्यंजनों में ऑलरेडी स्वर इंक्लूड होता है, क प्लस अ इक्वल टू क। ठीक है, पता है आपको कि इसमें स्वर मिक्स है। ऐसे ही कह रहा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब कि डेफिनेटली स्वर के अलावा इसमें एक व्यंजन और भी मिक्स होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है संयुक्त व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के जोड़ने से जो व्यंजन बनते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं श,
ख, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जिनमें स्वर के अलावा 2-2 व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर के अलावा। अब हम आपको बता देते हैं क में क्या क्या मिक्स है। क प्लस खटकोण वाला ख प्लस अ इक्वल टू छ। ठीक है बेटा, क्योंकि सब में सभी व्यंजनों में स्वर मिक्स होते हैं। इसमें क्या है, ये क्या है, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। 2 व्यंजन प्लस 1 स्वर इक्वल टू छ। ठीक है, त्र। अब त्र में क्या क्या है आप खुद भी बता सकते हैं। त प्लस र प्लस अ, त्र। क्लियर ना। इसी तरह ज्ञ और श्र में क्या होगा, श्र में होगा श प्लस र प्लस अ। ठीक ऐसे ही ज्ञ में क्या क्या होगा बेटा, ग में होगा ज प्लस इया प्लस अ। ठीक है, क्लियर हो गया संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे बेटा संयुक्त व्यंजन के बाद अब हम पढ़ेंगे नव विकसित व्यंजन। जैसा कि इसका नाम है नव विकसित व्यंजन, हिंदी में कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो वर्णमाला में आ गई हैं, नई नई विकसित हुई हैं। वो हैं, पहला है अंग, अंग और दूसरा है ढ़। ठीक है, ये 2 वर्ण नव विकसित ध्वनियों में आते हैं। ठीक है, जैसे हम अंग तो होता है, लेकिन हम जब अंग लिखते हैं ना तो बेटा साइड में बिंदी लगाते हैं, लेकिन ये जब हम नीचे लगते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है लड़का। ठीक है, लड़का, बाढ़। ठीक है बेटा, इनसे कभी भी, इन 2 शब्द वर्णों से कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कौन कौन से हैं नव विकसित व्यंजन। हमने आपको बताया व्यंजन के कितने भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, नव विकसित व्यंजन। ठीक है, इसको हम एक बार आपको इसकी डिफिनेशन सबकी हम एक बार फिर आपसे क्लियर कर देते हैं। इसको ध्यान से समझने की आप कोशिश करिए। ठीक है, हमने वर्ण विचार में क्या पढ़ा है बेटा, व्यंजन के भेद। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, नव विकसित अतिरिक्त वर्ण। ठीक है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के 5 भेद होते हैं। क्लियर। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको समझा दिया था। पहला क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग को कंठव्य, च वर्ग को तालव्य, ट वर्ग को मूर्धन्य, त वर्ग को दंत्य, प वर्ग को ओष्ठव्य। ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते, वे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। तीसरा था ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 होते हैं, श, ख, स, ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से जो बने व्यंजनों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। मैंने यहाँ पे बताया था आपको श, ख, स, ह और छ, त्र, ज्ञ और श्र कैसे बनते हैं, बताया था ना बेटा। अब हम इसके आगे क्या बचा था, इसके आगे बचा था नव विकसित अतिरिक्त वर्ण। नव विकसित अतिरिक्त वर्ण अंग और ढ हिंदी की नव विकसित ध्वनियाँ हैं, जैसे लड़का, बाढ़, चढ़ना आदि। आपने इसके पहले पढ़ा है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर के कितने वर्ण के कितने भेद थे, 3 भेद थे ना बेटा, स्वर, व्यंजन और
अयोगवाह। आपने स्वर पढ़ लिया। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, उसकी डिफिनेशन आपने क्लियर समझ ली। व्यंजन के उसके बाद आपने दूसरा पढ़ा व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 5 भेद होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं अगला पॉइंट है अयोगवाह। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह। योग, जैसा कि इसमें एक वर्ड आया है योग। अ का तो आपको पता है, अ उपसर्ग है। अयोग, योग मीन्स होता है जोड़ना। योग मीन्स जोड़ना। अयोग का अर्थ होता है कि अ के साथ जिसका आह्वान किया जाए, जिसको जोड़ा जाए। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें न तो स्वर माना जाता है न व्यंजन। अयोगवाह ऐसी ध्वनियाँ होती हैं, ना इन्हें स्वर में ही रखा जाता है, ना ही व्यंजन में। ये कौन कौन सी होती हैं? अंग, अह और चंद्रबिंदु। ठीक है, ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न तो स्वर होती हैं ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में आपको पहले इसको पूरा समझाते हैं। बेटा ध्यान से समझने की इसको कोशिश करिए। कहा गया है कि अयोगवाह में क्या क्या होते हैं? अयोगवाह में पहला होता है अनुस्वार। ये है आपका अनुस्वार। दूसरा होता है अनुनासिक। ये होता है अनुनासिक। और तीसरा होता है विसर्ग। जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस अयोगवाह ये दोनों ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इसलिए हम इन्हें अयोग कहते हैं। ठीक है, ये अयोगवाह, क्योंकि ये अयोगवाह फिर भी ये क्या करते हैं? किसी अर्थ को पूरा बनाते हैं, अर्थात अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए हम इसे अयोगवाह कहते हैं। अयोग मतलब किसी के साथ योग नहीं है, फिर भी ये किसी भी शब्द को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं अयोग। बिना जुड़े हुए भी ये किसी शब्द को पूरा करते हैं, इसलिए ना तो ये स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, फिर भी ये शब्द को पूरा करते हैं, अर्थात शब्द के साथ जुड़ के उसको अर्थ देते हैं, वहन करते हैं, किसी भी को जोड़ के उसके साथ पूरा करते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह के बेटा 3 भेद होते हैं। अयोगवाह के कितने भेद होते हैं? अयोगवाह के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला मैंने अभी बताया अनुस्वार होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अनुनासिक। और तीसरा होता है विसर्ग। ठीक है, अब हम तीनों को एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और अयोगवाह। अनुस्वार को आपको इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ अ होता है, इसमें अ है ना, इसका शाब्दिक अर्थ अ है। अ के योग से वहन करना, अ के साथ मिलकर चलना ही अयोगवाह कहलाता है। किसके साथ मिलकर चलना? अ के साथ मिलकर चलना ही अयोगवाह होता है। 2 ऐसी ध्वनियां हैं, कौन कौन सी? अंग और अह। 2 ऐसी ध्वनियां जिसे ना तो स्वर माना जाता है ना ही व्यंजन, ये इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। अयोग, जो योग ना करते। ये 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती, आप जब इसको बोलते हैं, जैसे लिखते हैं अंक, बोल के देखिए, हवा नाक से निकलती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? अनुस्वार। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वो अनुस्वार कहलाते हैं। इन्हें हम कैसे लिखते हैं? इन्हें हम हमेशा शिरोरेखा का मतलब होता है जब हम कोई शब्द लिखते हैं, इसके ऊपर ये जो रेखा लगाई जाती है, जो लाइन खींचते, जिसको आप लाइन कहते हैं, इसको हम हिंदी में शिरोरेखा कहते हैं। ये हमेशा इन्हें क्या करते हैं? हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है बेटा? शिरोरेखा के
ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा अंक, ये शिरो रेखा हुआ, इसके ऊपर इसको लगाया जाता है। क्लियर हो गया? जैसे अंक हो गया, नंदन हो गया, नंदन ये है शिरो रेखा, इसके ऊपर लगा दिया गया। चंदन हो गया, चंचल हो गया, बहुत सारे शब्द हैं जो बन सकते हैं। अब हम दूसरा बताते हैं, अनुनासिक। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। किससे निकलती है? अनुनासिक शब्द वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा मेरे आपके नाक और मुख दोनों से निकलती है। और इन्हें क्या करते हैं? इन्हें भी हम, इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं, अनुनासिक को। ठीक है, अनुनासिक को व्यक्त करने के लिए हमें इस सिंबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे चांद, बोल के देखिए, चांद, आँख। ठीक है, ये सब क्या, ये क्या है? ये आपको किससे संबोधित होता है? अनुनासिक से। इसका सिंबल ऐसे करते हैं। विसर्ग, जैसा कि आप जानते हैं विसर्ग का उच्चारण ह की भांति होता है। आप संस्कृत पढ़ते हैं, जब हम ऐसे लिखते हैं तो लिखते हैं अतः। जो ये इसका उच्चारण होता है, ये किसकी तरह से होता है बेटा? ह की तरह से। किसकी तरह? ह की। इसका प्रयोग अक्सर आपने देखा होगा, संस्कृत में ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, स्वतः, प्रातः। ठीक है, ये सब क्या है? अयोगवाह के कितने भेद होते हैं? अयोगवाह के 3 भेद होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इसको कैसे लिखते हैं आपको पता चल गया। एक बार फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अयोगवाह ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। योग प्लस वाह बराबर अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे अंत, नंदन। अनुनासिक, अनुनासिक क्या है बेटा? इसे आपको बताया ना, लाइन के ऊपर जो हम चंद्र बिंदु बना के लिखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, आँख। विसर्ग क्या? इसका उच्चारण ह की भांति होता है, प्रातः, अतः, प्रायः। बेटा इसके पहले हमने आपको कंप्लीट करा दिया था स्वर। मैंने इसके पहले आपको स्वर कंप्लीट करा दिया था। सॉरी, वर्ण विचार में हमने वर्ण की परिभाषा बताई थी, वर्णमाला बताया था, वर्ण के प्रकार बताए थे, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, जिसमें से मैंने आपको स्वर कंप्लीट करा दिया। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह मैंने इतना आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, व्यंजन की पूरी डिफिनेशन मैंने आपको बता दी और अयोगवाह तक कंप्लीट करा दिया। बाकी जो बचा हुआ है आपके चैप्टर में वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।